है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको प्ले स्टोर पर जो ऐप मिलेगा, इसको डाउनलोड करके इन नोट्स पर कल को ऑफर निकलने वाला है। कल है 9 तारीख, 9 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा के दिन 9 अक्टूबर को शाम को 4 बजे आपका ऑफर निकलेगा, कुछ ही घंटों के लिए। तो जितना ऑफर आपको पहले दिया था उससे भी बड़ा ऑफर इस बार मिलेगा, उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और कम से कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो कल 4 बजे रेडी रहना भाई, जिसने नोट्स नहीं लिए वो कल ले लेना। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार जो है आपकी वीडियो शेयर कर दूं, शायद मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं की है अभी। और जो लोग टेलीग्राम पे ऐड नहीं है वो ऐड ऐड हो जाओ भाई, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो में। तो इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जो है आप इसको ज्वाइन कर लो और आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। जी, करें शुरू अपनी क्लास हम। तो यहाँ पर जो है आपकी क्लास शुरू होती है। हाँ जी। क्या हुआ भाई? टच टच तो ठीक है, टच तो ठीक है, आ क्यों नहीं रहा है? हाँ जी, आ गया, चलो। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों को की उपलब्धता देता है? तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है आपका रेल यात्रा टिकट, तीसरा है टेलीविजन और चौथा ऑप्शन है पेड लेट। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में लिखते रहेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर देंगे कमेंट में। चलो जल्दी से, फटाफट से। जी, जल्दी से लिखो फटाफट से अपना आंसर, बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक करते रहो भाई सब जल्दी से मिलके। देखो, अब यहाँ पे हम बात करें तो कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण से ही समझ जाओ, अगर आपको ये वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। अतुल्यकालिक का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम टाइम पे, जैसे ऑनलाइन क्लास चलती है, अभी जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं वो सेम टू सेम देख रहे हैं। जहां जैसे मैं यहाँ लाइव अपने घर पे खड़े होके स्टूडियो में बोल रहा हूँ, तो आप जो देख रहे हैं वो तुम्हें तुरंत मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आपको कल दिखेगी, ऐसा तो नहीं है। हैंड टू हैंड दिख रही है, ऑनलाइन दिख रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप? या तो आप अपने लैपटॉप में देख रहे होंगे या अपने फोन में देख रहे होंगे, या फिर टेलीविजन में तो नहीं देख पाएंगे, एलईडी में देख पाएंगे, कंप्यूटर में, है ना। तो इसके लिए जो आपका उपकरण होगा वो होगा पेड लेट। पेड बोलते हैं ना, पेड पेड जो होता है वो ऐसा ही होता है, मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है पेड, है ना, उसी को बोल रहे हैं ये। पाठ्य पुस्तकों से तो नहीं दिख सकता आपका ऑनलाइन शिक्षा। रेलवे टिकट का तो मतलब ही नहीं है इससे लेना देना। टेलीविजन में भी ऑनलाइन शिक्षण नहीं होता, टेलीविजन में जो कार्यक्रम आते हैं वो अलग प्रकार के आते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी? चलो आगे बढ़ेंगे। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रदत्त कार्य, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा परियोजना और चौथा है कक्षा प्रस्तुतिकरण। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। बहुत बेहतरीन, जल्दी से अपना आंसर लिख दो सबके सब। देखो, अब यहाँ पे समझें, तो रचनात्मक आकलन में कौन सा उपकरण काम नहीं आएगा? प्रदत्त कार्य आ जाएगा, यस। लिखित परीक्षा आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई एक्टिविटी नहीं होती। और लिखित परीक्षा जो ली जाती है वो आपकी रचनात्मक में नहीं, योगात्मक आकलन में ली जाती है, ठीक है। परियोजना कार्य में बच्चा आपका साथ में मिलजुल के काम कर लेगा। कक्षा में कोई प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें आपका बच्चा एक्टिव हो जाएगा। लिखित परीक्षा में बच्चा आपके केवल जो सवाल आपने दिए हैं उसी के आधार पे आपका अपना आंसर दे सकता है, उससे हटके कुछ भी नहीं लिख सकता, है ना। जो प्रश्न आप पूछोगे उसी का उत्तर दे पाएगा, और वो भी लिमिटेशन में, कि 4 लाइन में उत्तर देना है या 10 लाइन में देना है, लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है, उसके हिसाब से ही। तो अलग से अपना दिमाग लगाने की क्षमता नहीं मिल रही यहाँ पर, इसलिए ये रचनात्मकता में नहीं आता, बाकी सब रचनात्मकता में आ जाएंगे आपके। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो, अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है?
पहला ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं जिसको बोलते हैं रियलिया, दूसरा है भाषा खेल, तीसरा शिक्षण सामग्री और फोर्थ है आपका पाठ्य सामग्री। तो चलो लिखो अपना आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ अपना आंसर। हाँ जी। प्रदत्त कार्य क्या होता है? प्रदत्त कार्य होता है असाइनमेंट। जैसे कोई टॉपिक मिलता है ना आपको, टीचर आपको एक टॉपिक देता है कि इस पे आपको अपना जो है फाइल बनाओ, फाइल बनाते हैं ना आप, तो उसमें भी आपके पास में छूट होती है कि आप अपने विचारों की प्रस्तुति उसमें कर सकते हैं, रिटर्न वर्क में। समझ आई बात? ऑल सब्जेक्ट पे टाइम दीजिए, ऑल सब्जेक्ट का टाइम आपका अलग अलग है, शायद आपको पता नहीं चला होगा। मैं अभी एक टाइम टेबल की वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आपको सबको पता चल जाए टाइम टेबल, है ना। वैसे आपका इसका जो टाइम टेबल रहेगा हिंदी का, वो 5 बजे, डेली 5 बजे ही हिंदी की क्लास होती है आपकी, तो इसका टाइम टेबल यही है आपका फिक्स। ठीक है, तो ये तो आप नोट करके रखो इसको, हिंदी की क्लास डेली कब होगी आपकी? 5 बजे डेली हिंदी की क्लास होगी। सीडीपी की क्लास आपकी कब होगी? 3 बजे होगी। ठीक है। एसएसटी की कब होगी? आपकी 7 बजे होगी। तो सारे टाइम फिक्स हैं पहले से ही आपके। देखो, प्रतिदिन काम आने वाली जो सामग्री होती है वो होती है जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो रही है वो सामग्री, और जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो रही है उस सामग्री को क्या कहेंगे हम? उसको कहते हैं वास्तविक सामग्री, यानी कि रियलिया। रियलिया वाला कॉन्सेप्ट मैंने शायद आपको कल भी समझाया था। ऐसी सामग्री जो हमारे प्रतिदिन घर में काम आती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपको पढ़ाना है कि चम्मच क्या होता है, तो एक तरीका तो यह है कि चम्मच का फोटो दिखा दो आप, या तो फोन में दिखा दो, या फिर चार्ट पेपर पे छपा होता है वहां पे दिखा दो, या फिर आप अपने घर की किचन से चम्मच उठा के असलियत में ही ले जाते हैं कि ये रहा चम्मच भाई, इसे चम्मच कहते हैं। दूसरी बात, बच्चे को पढ़ाना है ए फॉर एप्पल, यानी सेब होता क्या है, बच्चे को ये सिखाना है सेब, तो या तो फ्लैश कार्ड से सिखा दो, या फिर बच्चे को तस्वीर दिखा दो सेब की, या फिर एक काम करेंगे कि बाजार से भैया ठेला लगा हुआ था सेब का, आप सेब खरीद के वास्तविक असली सेब ले गए, लो बच्चों इसे सेब कहते हैं, लो खा के भी देख लो। तो ये जो असली ले जाते हो ना आप, वास्तविक चीज, उसको कहते हैं रियलिया। और प्रतिदिन के काम में जो चीज आ रही है भाई वो तो वास्तविक ही होगी, है ना। भाषा खेल तो आएगा नहीं। शिक्षण सामग्री कह सकते हैं। टीचिंग एड्स जो होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में थोड़ा काम आते हैं। खुद बताओ, आपके इस तरह से कार्ड बना लेते हैं आप बच्चों के लिए, है ना, होते हैं इस तरह के कार्ड, तो क्या है आपके दैनिक जीवन में काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लेंस ले जाते हैं आप बच्चों को ऐसे जिससे बड़ा दिख जाता है, क्या आप डेली यूज कर रहे हैं उसका? कौन कर रहा है डेली यूज? कक्षा में टीएलएम जो यूज होता है आपके दैनिक जीवन में थोड़ी हो रहा है। लेकिन इसने यही पूछा है कि आपके दैनिक जीवन में कौन सी चीज यूज हो रही है। तो आंसर जो राइट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई, बताओ, यस और नो। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हो सर, नोट्स ओपन नहीं हो रहा है इंग्लिश पेडागोजी का? भाई आपके फोन से डिलीट हो गया होगा ये तो, या फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। दोबारा से आप नेट ऑन करके, एक बार नेट बंद करो, दोबारा नेट ऑन करो, फिर चालू उसको देख लो करके, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम होगी, एक के साथ नहीं होगी। ऐप में अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो सबके साथ होगी, किसी एक के नहीं। अगर आपके अकेले के साथ हो रही है तो इसका मतलब आपके फोन में दिक्कत हुई है। समझ में आई बात? जी, बहुत बढ़िया। चलो वीडियो को लाइक करो, 500 होने वाले हैं लाइक्स हमारे, तो एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो सब लोग जल्दी से, फटाफट से। जल्दी एक बार वीडियो को कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो जल्दी से। क्या कहा, भारत की शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करता है? बहुभाषा शिक्षा को, एक भाषिक शिक्षा को, या हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, या मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से अपना आंसर बताएंगे आप। चलो फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर आप। बहुत बेहतरीन। देखो तो क्या पूछा आपसे, त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल नहीं परसों पढ़ाया था। त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसके अंदर 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है। पहले नंबर पे मातृभाषा जिसको क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी सेकंड लैंग्वेज जो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो सकती है। तीसरे नंबर पे तीसरी भाषा जो हिंदी इंग्लिश और मातृभाषा को छोड़ करके कोई और आधुनिक भाषा हो, भारतीय भाषा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इसके अंदर आता है। यानी कि शुरुआत मातृभाषा से होगी, और मातृभाषा के आधार पे ही आप सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज सिखाते चले जाएंगे बच्चे को। ये होता है त्रिभाषा सूत्र के अंदर। बहुभाषा कक्षा त्रिभाषा को नहीं कहते। बहुभाषी कक्षा का मतलब होता है कि बच्चों की मातृभाषाएं अलग अलग हैं। देखो, त्रिभाषा सूत्र में और भाषा विविधता में अंतर है।
ये कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करेगा फ्यूचर में भी, इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूं मैं। बहुभाषिकता या भाषा विविधता, ये दोनों तो एक ही है। ये दोनों तो एक ही है, लेकिन त्रिभाषा सूत्र इन दोनों से अलग है। ये दोनों क्या है? बहुभाषिकता और भाषा विविधता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाले बच्चे हैं। दो तीन बच्चे जो हैं वो संस्कृत भाषा उनकी मातृभाषा, चार पांच बच्चे ऐसे हैं इनकी मातृभाषा उर्दू है, पांच छह बच्चे ऐसे हैं जिनकी इनकी मातृभाषा पंजाबी है, और 10-15 बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। तो आपकी क्लास कैसी हो गई? भाषा विविधता वाली क्लास हो गई, यानी बहुभाषिकता वाली क्लास हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन सभी की मातृभाषाओं को एक्सेप्ट करके और उन्हीं की ही मातृभाषा में आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये तो है बहुभाषिकता। यहाँ पर ये रूल नहीं है कि उनकी भाषा आप पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, ऐसा रूल नहीं होता। इसमें पाठ्यक्रम में आपकी भाषा शामिल नहीं होगी कि उसकी मातृभाषा बच्चे की पंजाबी है तो पंजाबी भी पढ़ाने लग गए क्लास में, उसकी मातृभाषा उर्दू है तो क्लास में भी उर्दू पढ़ाने लग गए आप सारे बच्चों को, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें सिर्फ जब उस बच्चे से आप बात कर रहे होंगे तो उसकी मातृभाषा में समझा दो उसको बात, और आपने अपनी लैंग्वेज को इतना कॉमन बनाओ कि उसके अंदर हर भाषा का शब्द आ जाए, मिक्सअप वाली ऐसी भाषा। तो इसको तो कहते हैं बहुभाषिकता। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट के रूप में भाषा पढ़ानी है। अब आपको जो तीन भाषाएं पढ़ानी है वो पढ़ानी है सब्जेक्ट के रूप में, ना कि बोलचाल में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ानी है। तो इसके अंदर जो आपकी तीन भाषाएं आती हैं ये आपके तीन सब्जेक्ट हैं। जैसे आपके सीटेट में सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ानी है आपको तीन भाषाएं, वो है त्रिभाषा सूत्र आपका, और शुरुआत मातृभाषा से होगी। इन तीन सब्जेक्ट में प्रथम जो होगा, वो प्रथम जो सब्जेक्ट होगा वो मातृभाषा होगा। ठीक है? कुछ क्लियर हुआ बात आपकी? यस और नो? जल्दी बताओ कमेंट करके, यस और नो। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? हाँ। एक भाषा की तो बात नहीं कर रहे, तीन की कर रहे हैं। हिंदी पर मुख्य भाषाओं मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, तो द्विभाषिक नहीं है, त्रिभाषिक है। द्विभाषिक थोड़ी बात कर रहे हैं हम, तो त्रिभाषिक की कर रहे हैं। तो आंसर जो राइट हो गया आपका फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया जिसको टॉप डाउन मॉडल कहते हैं, टॉप डाउन मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं। दूसरा है सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। तीसरा है सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है आपका, सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप, फटाफट से जल्दी से लिख दो। जी। देखो अब क्या कहा इसने, इसने निगेटिव वाला पूछा है आपसे। तो टॉप डाउन मॉडल, क्या अगर इसमें बात नहीं भी आती ना तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ के भी आप आंसर दे सकते थे। ये एकदम अपने आप में पूरे 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 कथन है। सुनने वाला अपने पूर्व ज्ञान पे निर्भर करता है, पॉजिटिव बात है। कोई भी व्यक्ति जब नई चीज सीखेगा तो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, आप वही चीज समझ सकते हैं जो आपको आती होगी, उसी शब्द का मीनिंग समझ में आएगा जो आपको पहले से आता है। मैं आपके सामने कोई ऐसा शब्द बोलूं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना, उसका मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। तो आप हमेशा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही भाषा को समझते हैं। यस और नो? यस। सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। जो भी आप सुन रहे हैं उसके बारे में आप अनुमान लगाएंगे, ये भी सही बात है। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। सुनने वाले संसार के बारे में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त है उसका प्रयोग करते हैं, ये भी सही बात है। यानी कि जब वो कोई बात सुन रहे हैं किसी सामने वाले व्यक्ति की, या भाषण सुन रहे हैं या किसी की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो उन्हें जो नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। संसार का ज्ञान का मतलब यह है कि आपके समाज के बारे में जो आपको ज्ञान है उसका इस्तेमाल आप करेंगे। सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। कभी भी हर शब्द का मीनिंग, या पूरे सेंटेंस में या पूरी बात में जो कही गई उसके हर शब्द का अर्थ अलग से आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरी ही बात ऑल ओवर संपूर्ण रूप से समझ में आती है, ना कि एक एक शब्द।
एक एक शब्द का मीनिंग समझ नहीं आता, बल्कि पूरे ही कथन की बात समझ में आती है आपको। तो आप संपूर्ण रूप से सीखते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर शब्द पे। तो प्रत्येक शब्द पे आप ध्यान नहीं देते, पूरे वाक्य पे ध्यान देते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 14 फरवरी को, 21 फरवरी को, या 13 अप्रैल को? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें शुरू की ही दो संख्याएं, 2, 1, 2। बात समझ में आई? ठीक है। तो 21 फरवरी याद रहेगा आपको? है, 14 फरवरी तो याद रहता ही होगा, है ना। 7 फरवरी, फिर 14 फरवरी, फिर 7 या 21 फरवरी। अब तो याद रह जाएगा, है ना। 7 फरवरी को कौन सा डे होता है बताओ? मुझे तो पता नहीं है वैसे। ऐसे ही होगा, कोई चॉकलेट डे होगा या हक डे होगा या पग डे होगा यही कोई सा होगा, है ना। बताओ, मुझे नहीं पता वैसे। तो ये पता है मुझे, इसको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है शायद, ऐसा कुछ। तो 21 फरवरी को क्या हो जाएगा आपका? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। तो अनौपचारिक होगा, औपचारिक होगा, व्यापार संबंधी होगा, या लिखी पढ़ी यानी करस्पोंडेंस व्यवहार होगा आपका, बताएंगे। पत्र व्यवहार, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका? चलो जल्दी से लिखो फटाफट से। हाँ जी। लिखो जल्दी से अपना आंसर। ओनली इंग्लिश पेडागोजी और एनसीएफ की फाइल में एरर फाउंड आ रहा है। रुखसार अंसारी। भाई आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं तब देख लूंगा उसको क्या हो रहा है आपके फोन में, ठीक है। चलो 600 लाइक होने वाले हैं, तो जरा लाइक करो, कमेंट को नीचे करके एक बार जल्दी से लाइक करो सब लोग फटाफट, तुरंत। अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर दो फटाफट से। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईमेल के उस प्रकार की पहचान कीजिए। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मैसेज भेज रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। मैसेज कर रहे हैं, बात खत्म। तो ऐसा जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहते हैं जो आपका मित्र भी है। तो जो आपका मित्र है यानी कि आपका दोस्त है, उससे लिखी पढ़ी यानी कि पत करस्पोंडेंस व्यवहार तो आप करेंगे ही नहीं। और व्यापार उससे कर नहीं रहे, व्यापार की थोड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे। औपचारिकता कोई दोस्त को दिखाता नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से भेजेंगे आप, अनौपचारिक रूप से भेजेंगे। फॉर्मेलिटी कौन करता है दोस्त के साथ? मेरे प्रिय मित्र, हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज आप मेरे घर आने की कृपा करें, मुझे आपकी, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओए कहाँ है बे तू, चल घर को आ जल्दी से, है ना। कौन कौन लिखेगा ऐसे, कहाँ है तू? तो औपचारिकता नहीं होती, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप से। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है? अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम का आकलन है, अधिगम में आकलन, या अधिगम के रूप में आकलन? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको सीडीपी में बिल्कुल घोल घोल के पिलाया है। ये मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझाया था। अगर अभी भी याद नहीं हुआ ना, तो फिर तो आप पिटने वाले काम करते हो, है ना। चलो जल्दी बताओ अपना आंसर। लिखो जल्दी अपना आंसर। बढ़िया। जी, लिखते रहो अपना आंसर, लिखते रहो सबके सब। जी अब देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। जब आप शिक्षण के दौरान आकलन करते हैं तो उस आकलन को क्या कहा जाता है आपके? उस आकलन को कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन। क्या कहा जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन तब होता है जब आप पढ़ाने के बाद आकलन करते हैं, यानी जो साल के अंत में या 6 महीने के बाद आकलन होता है, योगात्मक वाले को कहते हैं अधिगम का आकलन। अधिगम के रूप में आकलन जो होता है, ये होता है आपका स्वयं आकलन, जब आप स्वयं का खुद का आकलन कर रहे हैं। ये है योगात्मक वाला, ठीक है।
और अधिगम में आकलन होता है जब आप, अधिगम में आकलन भी इस तरह से होता है कि बीच में आप आकलन कर रहे हैं पढ़ाने के बीच में, लेकिन उसका उद्देश्य आगे का नहीं होता कि हम उसमें सुधार करेंगे आगे या कुछ ऐसा करेंगे। और ये अधिगम में आकलन एक्चुअल में सिर्फ क्वेश्चंस में बनाया गया है, असल में होता ही नहीं है। असल में ये तीन ही है बस आपके, अधिगम के रूप में, अधिगम का और अधिगम के लिए तीन ही होते हैं, चौथा होता ही नहीं है आपका। तो तीन ही होते हैं सिर्फ, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाओ। तो इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें बच्चे, या फिर विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, या फिर विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, या फिर स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी लिखो अपना आंसर। जी फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। हाँ। बहुत दूर है, आप कैसे पीटेंगे? बुला के पीटूंगा। पहले आप सबको बुलाऊंगा यहाँ उसके बाद फिर आपकी पिटाई होगी। जो जो गलती करेगा उसकी पिटाई होगी। देखो अब क्या पूछा आपसे। यहाँ पे पहले क्या काम कर रहे हैं आप? पहले स्वास्थ्य ही धन है इस पे सुना रहे हैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो पहले तो बच्चे को क्या सुनाया? रिकॉर्डिंग सुनाई है। तो सबसे पहला ध्यान बच्चे का कहाँ जाएगा? पहला कौशल कौन सा इस्तेमाल होगा? श्रवण कौशल इस्तेमाल होगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद में उनको एक वर्कशीट पे कहा कि जो भी विकल्प दिए गए हैं उस पे उत्तर पे निशान लगाओ। यानी कि अब उनके सुनने का ही आकलन हो रहा है। अगर उन्होंने ध्यान से बात को सुना होगा तो वो विकल्प पे सही निशान लगा पाएंगे। अगर ध्यान से सुना ही नहीं होगा तो गलत उत्तर देंगे। तो विश्लेषण किस चीज का हो रहा है? सुनने का ही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या उद्देश्य है पाठ का? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है श्रवण कौशल बढ़ाना। विद्यार्थी को कार्य में संलग्न करना उद्देश्य है? नहीं। विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, इस काबिल बच्चे को बनाया जा रहा है कि कोई भी विचार आप जब सुनेंगे, उस सुनने के बाद आप उस पे क्या कर पाएंगे? सही और गलत की जान पहचान कर पाएंगे और अपना ये देख पाएंगे कि हमने क्या सुना है, उसकी जांच। कंठस्थ वाला तो आपका गलत ही है। और वैसे भी हमारा उद्देश्य ये स्वास्थ्य और धन सिखाना नहीं था। हमारा उद्देश्य तो भाषा सिखाना है। तो भाषा में क्या आएगा? सुनना आएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भाई ऑनलाइन जो है, मुझे ऐसा लग रहा आज कुछ कम स्टूडेंट आए हैं। क्यों भाई, कहाँ है ये, गायब है? जबकि मैंने सबसे कहा था क्लास मिस मत करना। और ये क्लास आप किसी को भी मिस मत नहीं करनी। 5 बजे का टाइम रहेगा। अभी सीडीपी वाली क्लास में तो सब थे, अभी कहाँ गायब हो गए 300 बच्चे? तो लाइव टाइम क्या रहेगा आपका? 5 बजे का रहेगा। एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा क्लास को। और ये बात पक्की है कि जो आप लोग हैं, आप उन लोगों से हमेशा आगे रहेंगे जो लाइव नहीं आए हैं। ये बात तो सत्य है। अब वो लोग जो क्लास में आए ही नहीं, वो अगर मेरे से बाद में शिकायत करेंगे ना कि मेरा सीटेट नहीं निकला, मैं फेल हो गया, तो उनकी शिकायतें सुनने का फिर मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। कोई हक नहीं है उनको शिकायत करने का। जब इतनी बढ़िया जबरदस्त क्लास चल रही है और वो घर बैठे हैं चुपचाप, तो फिर तो वो फेल ही होने हैं। तो इसलिए सबसे अभी कह रहा हूँ, एक भी क्लास मिस मत किया करो, पूरी क्लास ध्यान पूर्वक देखो। इतने नए नए क्वेश्चंस, नई नई कॉन्सेप्ट, सारी चीजें नई सीखने को मिल रही है, बढ़िया ज्ञान मिल रहा है। यही पेपर में आएगा। तो भाई पढ़ लो ना, फ्री में मिल रहा है तो। चलो अब देखेंगे क्या है। भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। यह गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं। तीसरा, गलतियां अधिगम, भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। और फोर्थ है, गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी अपना आंसर लिखेंगे आप। जी लिखो जल्दी। टीचर जी ऐसा ना बोलिए। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सबका सीटेट पास हो जाए, मैं तो ये चाह रहा हूँ। बोलना इसलिए पड़ता है ताकि इनके कानों तक आवाज पहुंचे, ये जो लापरवाही कर देते हैं। अब देखो, गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है, निगेटिव वाला बताना है। गलतियां भाषा अधिगम में अवरोध पैदा करेंगी, यही आपका गलत उत्तर है।
क्योंकि ये गलतियों से कोई रुकावट या अवरोध पैदा नहीं होता, गलतियां तो मदद करती है आपके सीखने में। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती, ये अधिगम में मदद करती हैं, यस। गलतियां भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण पहलू है, यस। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी, यस। गलतियों से ही पता चलता है कि कहाँ त्रुटियां हुई है। गलती से ही पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी और करनी चाहिए। गलतियों से ही पता चलेगा कि कम से कम आप काम कर तो रहे हैं, खाली तो नहीं पड़े, मेहनत तो कर रहे हैं, है ना। तो ये गलतियों के बारे में पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। सर आपकी वीडियो से मेरा सेकंड पेपर क्लियर हुआ है, अर्चना निषाद, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। 800 लाइक्स होने वाले भाई, 2-3 लाइक बच रहे हैं, तो करो पूरा, जरा कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक करो, जल्दी पूरा करो। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? पहला ऑप्शन है खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। दूसरा है किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से प्राप्त तत्वों को मिलाना। तीसरा है शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि। फोर्थ है आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, जल्दी अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी। सर मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है सर, फॉर्म का टाइम चला गया है, फिर कब आएगा? फॉर्म तो अभी भरे जा रहे हैं, अभी कहाँ गया है अभी? अभी तो 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। और एडमिशन अगर लेट भी होता है तब भी फॉर्म भर दो, अगर एग्जाम से पहले पहले एडमिशन हो गया तो चल जाएगा आपका काम। अब देखो क्या पूछा आपसे, रचनात्मकता किसमें, भाषा शिक्षण में रचनात्मकता क्या है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। देखो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री, तो कक्षा सामग्री तो रचनात्मकता हो नहीं सकती भाई, सामग्री अलग चीज है, रचनात्मकता अलग चीज है। और वैसे भी इसने तो विभिन्न प्रकार की सामग्री भी नहीं लिखा, कम से कम विभिन्न तो लिख देता। अब यहाँ पे बात करें किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से प्राप्त तत्वों को मिलाना। तो यहाँ रचनात्मकता का मतलब ये नहीं होता कि आप विभिन्न प्रकार के विषयों को आपस में मिलाएं। रचनात्मकता का मतलब होता है कि एक ही टॉपिक को पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार से पढ़ाएं, या एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए विभिन्न प्रकार के उत्तर आप दे सकें, या विभिन्न प्रकार से सोच सकें, अपना दिमाग विभिन्न प्रकार से लगा सकें। अब इन दो में एक दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? यहाँ कह रहे हैं नई विधियां, तो नवीन जो शब्द आया है ना, नवीन यानी कि नया नया, तो इससे हमें लगता है कि रचनात्मकता हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि शिक्षण की नवीन पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं आप, विभिन्न पद्धतियों का नहीं कर रहे, केवल नई पद्धतियों का यूज कर लिया। अब वो नई पद्धति कैसी है हमें क्या पता, आपने तो विभिन्न प्रकार की ही नहीं। तो आंसर राइट होगा आपका खुले अंत वाली कक्षाई प्रदत्त कार्य जिसमें भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो और भिन्न भिन्न उत्तर हो। तो जब बहुत सारे एक ही सवाल के विभिन्न उत्तर हो जाएंगे तो रचनात्मकता तो अपने आप आ जाएगी। रचनात्मकता का तो मतलब ही यही है, सृजनात्मकता का, कि बच्चा एक ही समस्या को विभिन्न प्रकार से सॉल्व कर सके या विभिन्न प्रकार से उसका उत्तर दे सके। तो आंसर जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो जरा कमेंट में जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ कि बात समझ में आई, मजा आया क्लास में पढ़ने में। चलो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा संज्ञानात्मकवादी, तीसरा मानवतावादी और फोर्थ है मनोविश्लेषणवादी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका, जल्दी अपना आंसर लिखेंगे। चलो यस आ गया सबका, बहुत बढ़िया। जी फटाफट लिखो। सर जी कल कितने में नोट्स मिलेगा? कल आपका नोट्स बहुत कम में मिल जाएगा आपको, 200 में मिल जाएगा कल को। कल को आपका ऑफर निकलेगा 4 बजे, ठीक है? तो 4 बजे ले लेना सारे के सारे नोट, जिसने नहीं लिए हैं वो कल ले लेना। अब देखो यहाँ पे बात करें, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित होगा? तो देखो पहली बात तो व्यवहारवादियों द्वारा तो हो नहीं सकता, समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो व्यवहारवादी लोग इसमें नहीं आएंगे आपके, है ना। व्यवहारवाद तो है कि बाह्य उत्प्रेरण द्वारा सीखना, इसमें आएंगे आपके, कौन से आएंगे? संज्ञानात्मकवादी आएंगे।
मानवतावादी नहीं आएंगे, क्योंकि मानवता की तो कोई बात नहीं हो रही। मनोविश्लेषण की भी इसमें कोई बात नहीं हो रही। संज्ञानात्मकवादी होंगे, क्योंकि संज्ञानात्मकवादी को ही क्या कहते हैं, रचनावादी। जो बच्चे की क्षमता का इस्तेमाल करे, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे डिपेंड करे, उसको हम कहेंगे संज्ञानात्मकवादी। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, कौन से कथन इनमें से सही है? डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिसग्राफिया लेखन विकार है, डिसग्राफिया पठन विकार है, डिसलेक्सिया लेखन विकार है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, उसके हिसाब से आंसर देना है आपको। चलो जल्दी लिखेंगे आप अपना आंसर। बढ़िया, चलो। सर यहाँ मामला बहुत सीरियस है। किस चीज का मामला सीरियस हो गया भाई? हाँ जी। चलो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करते रहो। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आई सजेस्ट कि सब नोट्स में सब नोट्स लें और सीटेट पास करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फीडबैक के लिए। मुझे भी नोट्स चाहिए सर, पर मैं फ़ोन पे गूगल पे कुछ नहीं चलाती। तो आप किसी और से पेमेंट करवा सकते हो, या साइबर कैफ़े वाले से पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, साइबर कैफ़े पे जाना, वो आपके फ़ोन में पेमेंट कर देगा, वहाँ से उसको कैश दे देना। देखो बात करें कौन सा कथन सही है। डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है, यस। डिसग्राफिया लेखन विकार है, यस। ये दोनों उल्टे लिखे हैं, डिसग्राफिया हो नहीं सकता पठन, और डिसलेक्सिया। तो ए और बी सही हो जाएगा आपका, है ना। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? पहला है स्वाभाविक प्रक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत, तीसरा अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, फोर्थ है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। जी फटाफट से लिखो अपना आंसर। देखो अब बात करें यहाँ पर, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण इस्तेमाल कर रही है, और क्या कर रही है, भाषा के खेल। तो इनमें से क्या होगा, कौन सा सिद्धांत लागू होगा? देखो जीवन से संबद्धता तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा बात इसने नहीं करी कि वो जो अपना गेम खिला रही है या जो भी पाठ पढ़ा रही है उसको दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहीं से कहीं तक भी हमें नहीं दिख रहा, है ना। दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे आता कि पाठ को पढ़ाते समय अध्यापिका उनके सामाजिक संदर्भ को जोड़ रही है और उनके समाज के उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, तो तब हम कहते हैं दैनिक जीवन से जुड़ा है। ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। स्वाभाविक प्रक्रिया है यहाँ। स्वाभाविक प्रक्रिया तब होती है जब भाषा का अर्जन होता है। जब भाषा का अर्जन होता है, तो यहाँ पे अर्जन है नहीं है। अभ्यास और आदत निर्माण हो रही है यहाँ पे। अभ्यास के जिक्र आया कहीं पे कि बार बार किसी को अभ्यास कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है। तो यहाँ होगा अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। क्यों होगा? क्योंकि खेल में रुचि अपने आप से आ जाती है। हर बच्चे को खेलने में रुचि होती है, और जब रुचि आएगी तो अभिप्रेरणा तो भैया खुद आ जाएगी उसके पीछे पीछे चल के। अभिप्रेरणा तो उसकी सहेली है रुचि की। मोटिवेशन तो अपने आप आ जाएगा। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो मोटिवेशन क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ पे जो तरीका है वो है आपका थर्ड ऑप्शन में। क्लियर बात? चलो जी आगे बढ़ेंगे। उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु हैं और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? पहला ऑप्शन है फंतासी, दूसरा है आपका जंतु कथा, तीसरा है आपका विज्ञान फिक्शन, और फोर्थ है आपका यात्रा वृत्तांत। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर जल्दी से अपना लिखेंगे सबके सब। बढ़िया, चलो जल्दी लिखते रहो अपना आंसर। चलो 900 लाइक्स होने वाले हैं, केवल 2 लाइक बच रहे हैं, तो जल्दी से पूरे करके आओ, बल्कि 1000 ही पूरे कर दो। हाँ जी। चलो जल्दी से एक बार कमेंट को डाउन करो और 1000 लाइक पूरे करो। सब लोग अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर दो, जिसने नहीं किया। जल्दी करो। सर कल नोट्स कितने बजे मिलेगा? कल 4 बजे मिलेगा नोट्स। शाम को 4 बजे नोट्स मिलेगा, 4 PM। और कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स ले लेना कल जिसे लेने हैं, क्योंकि और लेट करोगे तो सीटेट में फेल होगे फिर।
लेट मत करो, अभी से पढ़ना तैयारी स्टार्ट करो। ये फिर अंत में जाके जो है दिमाग का दही बन जाता है। सर क्या पढूं, सर टाइम नहीं बचा, सर जी कौन सा सब्जेक्ट पढूं, ये बच रहा है अभी तो वो बच रहा है। ये बाद में दिमाग की दही हो जाती है जब कम टाइम बचता है, इसलिए अभी से पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पे कहा लघु कथा आप सिखा रहे हैं जिसमें मुख्य पात्र एक जानवर है यानी एनिमल है यानी पशु है। तो कथा किसकी, जंतु की, यानी कि जंतु कथा। देखो अब फंतासी जो लिखा है उसको एक्चुअल में बोलते हैं फैंटेसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैंटेसी। और फैंटेसी होती है काल्पनिक कहानी। जैसे ये उस पे आती है ना हॉट स्टार पे जो फिल्में आती हैं उसकी, जैसे एक फिल्म आई थी अवतार अंग्रेजों की, मतलब इंग्लिश फिल्म थी अवतार, हॉलीवुड वाली, जिसमें वो अवतार मूवी आपने सब देखी होगी। एक इंसान जो है दूसरी दुनिया में चला जाता है, उसका अलग ही प्रकार का इंसान बन जाता है। तो ये फैंटेसी फिल्में होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। विज्ञान फिक्शन का मतलब है साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन फिल्में आप लोगों ने देखी होगी जिसमें रोबोट दिखाए जाते हैं, फ्यूचर दिखाया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई जाती हैं, वो होती हैं। यात्रा वृत्तांत वो होती हैं जो ट्रैवलिंग पे आधारित हो, ट्रैवल के बारे में, आप कहीं पे घूमने गए थे उसके बारे में आपने कोई कहानी लिखी है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, दूसरा है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, तीसरा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता, फोर्थ है भाषा का कठिनाई स्तर। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जल्दी लिखो फटाफट से। बहुत जबरदस्त आंसर कर रहे हैं आप, ऐसी तैयारी करते रहे ना तो सीटेट तो आपका 101% क्रैक होगा। आप बस रेगुलर लगे रहो, क्लासेस बस मिस मत करो आप, है ना। चाहे थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो क्लास की, लेकिन करो लो क्लास को, क्लास मिस मत करना, ठीक है। बात कर रहे हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का अंतर होगा, नहीं भाई। पहली चीज तो यह है कि पाठ्य पुस्तक ये केवल अधिगम में काम आएगी, अर्जन में आ ही नहीं रही है, तो मुख्य अंतर कहाँ को हो गया, हो ही नहीं सकता। कठिनाई स्तर भाषा का नहीं होता, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन की बात करें तो आंसर राइट होगा आपका भाषिक परिवेश की उपलब्धता। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति भी तो अलग अलग हो सकती है ना, लग रहा होगा। अरे वाह, बी ऑप्शन सबका, सबका बी ऑप्शन, वाह एक मतलब लाइन से बी आ रहा है सबका। सबका मोए मोए आज, सबका मोए मोए जबकि ये पहले पढ़ा चुका हूँ फिर भी याद नहीं रहा। अब बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं हो सकता। देखो, अंतर जब हम कह रहे हैं तो अंतर वो चीज होती है जो दोनों के पास हो, इसके पास भी हो इसके पास भी हो, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझ में और मेरे भाई में बालों का अंतर है, बाल मेरे बाल बड़े हैं उसके बाल थोड़े से छोटे हैं, ये बालों का अंतर हो गया, है ना। और किस चीज का अंतर हो सकता है, मेरा भाई थोड़ा सा मोटा है मैं थोड़ा सा पतला हूँ, ये अंतर हो सकता है ना। ये अंतर तो होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिखाने की जो पद्धति है, जो शिक्षण मेथड है, मेथड स्कूल में ही होगा, पद्धति केवल अधिगम में होगी, इसमें तो पद्धति है ही नहीं, तो अंतर की कहाँ से बात आ गई। अगर दोनों में पद्धति लगती कि इसमें भी पद्धति उसमें भी, कि इसमें जो पद्धति लग रही है वो तो खेल मेथड लग रहा है, इसमें जो लग रहा है वो व्याख्यान मेथड लग रहा है, तो भाई मेथड का अंतर हो गया। लेकिन जिसके पास मेथड है ही नहीं, इसमें कोई मेथड है ही नहीं, अर्जन में कोई पद्धति लगती ही नहीं है, तो फिर अंतर कैसे हो जाएगा। भाई दो आदमियों में पैसों का अंतर है, मेरे पास कम पैसे हैं उसके पास ज्यादा पैसे हैं, वो अमीर है मैं गरीब हूँ तो पैसों का अंतर है, मेरे पास है ही नहीं पैसा, तो फिर अंतर किस बात का, फिर खत्म अंतर। उसके पास है मेरे पास है ही नहीं, अंतर खत्म हो गया फिर। समझ में आ रही है बात। परिवेश की उपलब्धता कैसे हो जाएगी, परिवेश किस तरह से हो जाएगी कि अर्जन जो होता है वो होता है समाज में, यानी कि घर पर, और अधिगम जो होता है वो होता है स्कूल में। तो दोनों परिवेश हो गए ना अलग, ये परिवेश अलग है ये परिवेश अलग है। ये कैसा परिवेश है, ये अनौपचारिक परिवेश है। और ये कैसा परिवेश है, ये औपचारिक परिवेश है, यहाँ पे चलते हैं नियम कानून, यहाँ पे होती है पूरी परीक्षा और टीचिंग मेथड और टाइम टेबल और रूल्स, है ना। बात समझ में आई या नहीं आई, अब भी बताओ कमेंट करके, यस और नो। बात समझ में आई, यस सर जी समझ गए, अच्छा। सर नोट्स नहीं लिए हैं तो कब तक ले सकते हैं, ऑफर कब देंगे। कल कल, कल 9 अक्टूबर है ना, तो कल आपका 4 बजे ऑफर निकल जाएगा और कल 4 बजे ही आपको नोट्स ले लेना है सबको।
कल 4 बजे, याद रखना, शाम को 4 बजे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा है भाषा का व्याकरण, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है भाषा का शिक्षण। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। हाँ जी। टाइम टेबल, टाइम टेबल 5 बजे का है भाई। 5 बजे क्लास होती है आपकी डेली। ठीक। अब बताएं भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया। कैसे हो गया देखो, शिक्षण जो होगा वो स्कूल में होगा, पाठ्य पुस्तक भी स्कूल में होगी, व्याकरण भी स्कूल में होगी, और जो चीज स्कूल में हो रही है वो कैसी है? वो अर्जन है ही नहीं, वो तो अधिगम हो जाएगा आपका। सिंपल बात है आपकी। होगा कि नहीं होगा? अर्जन तो सिर्फ घर पे होगा। तो विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं आप अर्जन का इस्तेमाल। दुकान पे बच्चा कैसे भाषा का इस्तेमाल करेगा, घर पे कैसे करेगा, पड़ोसी के साथ कैसे करेगा, अर्जन का इस्तेमाल से रिलेशन है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। पहला ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, दूसरा बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, फोर्थ है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। जी, जल्दी से लिखो। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। सर फ्री में नोट्स मिलेगा? नहीं नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा। पैसे में मिलेगा नोट्स, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा कल को। नोट्स आपके पेड होते हैं। अब देखो बात करें, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ यह है कि भैया परिवेश बढ़िया दो उसको। जब वो परिवेश से चीजें सीख रहा है तो उसको बढ़िया परिवेश उपलब्ध कराओ। और बढ़िया परिवेश कैसा होता है? समृद्ध भाषिक परिवेश होता है। अत्यंत सरल भाषा दे देंगे तो फिर तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं कभी भी। बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसा भी नहीं कर सकते। केवल लक्ष्य भाषा पर ध्यान देंगे तो मातृभाषा कहाँ जाएगी फिर? तो इसलिए आप बच्चों को देंगे समृद्ध भाषिक परिवेश, यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन या फिर धीमा पठन? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी से लिखते रहेंगे सबके सब आंसर अपने। सर व्हाट्सएप पे मिलेगा नोट्स? नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा नोट्स, आपको मिलेगा ऐप पे। देखो अब क्या कह रहे हैं, अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? तो अर्थ की गहनता को जब आप पढ़ते हैं, अर्थ की गहनता को समझते हैं तो आप चुपचाप ही पढ़ते हैं बिना बोले, यानी मौन पठन होता है। सस्वर पठन तो बोल बोल के। द्रुत पठन जब आप किसी चीज को दोबारा से दोहरा रहे हो। धीमा पठन आपका जब स्लो स्लो पढ़ रहे हो। मौन पठन होता है चुपचाप पढ़ना, जब आप बहुत गहराई से मन से पढ़ते हैं तो चुपचाप ही रह के पढ़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है? पहला ऑप्शन है शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, दूसरा है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, तीसरा है शब्दकोश देखना, और फोर्थ है आपका शब्दों की व्याख्या करना। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। सर नोट्स का प्राइस क्या है प्लीज बताइए। भाई नोट्स का प्राइस 600 रुपए का है वैसे, सिंगल फर्स्ट पेपर का। सेकंड का भी अलग से 600 ही है। लेकिन कल को जो मिलेगा आपको, कल को मिलेगा केवल 200 रुपए में। और वो भी कुछ कुछ ही घंटों के लिए, ऑफर में। ठीक है। तो कल ऑफर निकलेगा तो आपको कल केवल 200 रुपए के नोट्स मिल जाएंगे। वो भी केवल कुछ घंटे के लिए, और शाम को 4 बजे निकलेगा ऑफर। ठीक है। अब देखो, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की ज्यादा बेहतर पद्धति कौन सी हो जाएगी? शिक्षक ने द्वारा स्वयं अर्थ बता देना, शिक्षक द्वारा। नहीं, अगर टीचर सीधे बता देगा खुद से तो फिर बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा।
है ना। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने दो, ये तरीका बढ़िया है आपका। इसमें बच्चा क्या करेगा, खुद से ही अपना दिमाग लगाएगा, खुद से मेहनत करेगा। शब्दकोश यानी डिक्शनरी देखेगा तो बच्चा फिर भी दिमाग नहीं लगाएगा। अगर आप शब्द की व्याख्या कर देंगे तो भी बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा। तो हमें ऐसा तरीका ढूंढना होता है जिसमें बच्चा खुद से मेहनत करे और अपना दिमाग खुद से लगाए। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं एक पैराग्राफ की तरफ, एक पैराग्राफ और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि पैराग्राफ आपके आते ही हैं सीटेट में। छोटा सा ही पैराग्राफ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पैराग्राफ आपके आते ही हैं, यस। रेडी हैं आप पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए? रेडी हैं या नहीं है, बताओ। अब देखो, यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पहले पढ़ो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साहित्यिक सदैव साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध यह है कि साहित्य में समाज के विश्रंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं के परे जाकर कालजाई बन जाता है। देखो, वही साहित्य, कौन सा साहित्य? वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर कालजयी बनता है। कालजयी मतलब जो हमेशा के लिए हो जाए, काल पे विजय करने वाला, यानी कि अब वो हमेशा चलता रहेगा। जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। जैसे ही समाज में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो उसमें साहित्य में लिखते हैं। आजकल तो मूवीज बन जाती हैं, पहले तो सिर्फ रिटर्न काम होता था। तो समाज में जो भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसके बारे में लिखेंगे। कुछ गलत सत्य प्रथा थी, जैसे जैसे प्रथाएं थी गलत गलत, तो उस पर साहित्य लिखते थे। तो ये कौन करता है? साहित्यकार जो है समाज की स्थिति को लिखते हैं। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है ना। किसमें? हर युग में बनी रहती है, यानी कि आज से 100 200, यस, आज से जो है 1000 2000 साल पहले भी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए, किताबें लिखी गई जो आज भी सटीक बैठती हैं। उनको पढ़ के आप आज के समाज में भी सुधार कर सकते हैं। तो वो उतने पुराने समय पे भी लिख के चले गए, इतनी अच्छी बात है। और जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं, यानी कि उनके विचार आज तक जो है वो सही लगते हैं हमें और तरोताजा आज भी इस्तेमाल हो सकता है। और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती हैं। समाज को दीप्त करना मतलब समाज में उजाला करना। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। मनुष्यता को, मनुष्य यानी कि इंसानियत में जो विश्वास है उसको बचाने की कोशिश भी करता है ये साहित्य। अब इससे रिलेटेड देखो, साहित्य के बारे में बात हुई है और साहित्यकारों के बात में बात हुई है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, सवाल आपका, ठीक है। देखो, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है? जो पाठकों का मनोरंजन करे, या जो समाज का दर्पण हो, या जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, या जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना आंसर देंगे आप लोग जल्दी से, फटाफट से। देखो, आप देखना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी देख सकते हैं आप। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके। मिला आंसर आपको या नहीं मिला? क्या पूछा था? कौन सा साहित्य कालजयी बन जाता है? देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे गहरा भी बना दिया था। कालजयी तब बनेगा जो मानवीय सत्य की व्याख्या करेगा और संवेदनाओं का ध्यान रखेगा। तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करेगा वो क्या बन जाएगा आपका? कालजयी साहित्य बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो गया। सबके दिमाग में बी आ रहा था, बताओ। बी तो कहीं भी नहीं आया इसमें, कहाँ है दर्पण? बताओ कहाँ है लिखा हुआ है यहाँ पे दर्पण? बी आंसर कैसे दे दिया आप लोगों ने? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कालजाई से तात्पर्य क्या है? जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, या हर काल में प्रासंगिक हो, या काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, या अल्प काल तक रहने वाला। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो जल्दी से अपना आंसर, फटाफट लिखो। हाँ जी। अब बताओ, कालजयी का मतलब क्या है? जो हर काल में प्रासंगिक हो। प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट हो। आज से
आज मैं एक किताब लिख के चला जाऊं, 2000 साल बाद भी लोग कहेंगे हाँ ये किताब जो है आज भी काम आ रही है भाई, ये हमें समाज को सुधारने में आज भी प्रासंगिक है। तो यहाँ पे जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं, या जो समाज का विकास करते हैं? तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? किस प्रकार के साहित्यकारों की जरूरत है आपको, बताओ। पैराग्राफ देखना है? लो देख लो, जल्दी बताओ। मिला? देखो, ये रहा, जिनकी हर युग में आवश्यकता बनी रहती है, ऐसे रचनाकार जो हर युग में आवश्यकता है, इनके विचार सदैव तरोताजा रहेंगे और इनकी रचनाएं समाज को दीप्त करेंगी। तो दीप्त करने का मतलब क्या हो गया आपका? जागरूक करना, जो समाज को जागरूक करेगी। तो इनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहेगी, जो समाज को जागरूक करते हैं। मनोरंजन वालों को नहीं कह रहे हैं ये, ना ही नैतिक करने को कह रहे हैं, ना ही समाज का विकास कर रहे हैं, समाज को करना है जागरूक। नेक्स्ट है आपका, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया? विकास की ओर अग्रसर समाज, या पतन की ओर जाता हुआ समाज, या उन्नतशील समाज, या बिखरता हुआ समाज? तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं समाज की किस स्थिति की पहचान की है। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वहां पे बदतर स्थिति दिखा गया है। बदतर स्थिति का मतलब होगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। क्या होगा? पतन की ओर। अब देखो, चलो एक बार इसको देख भी लेते हैं। इस इन्होंने लिखा, विश्रंखलित साहित्य में समाज के विश्रंखलित होते हुए सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। साहित्यकारों की सीमन में मानवीय और कहाँ गया, ये रहा देखो, समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कैसा? समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। तो बदतर होने की स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका, पतन की ओर जाता हुआ, है ना। बदतर का मतलब तो यही हो गया ना कि गलत रास्ते पे जा रहा है आपका समाज। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, नए सिद्धांतों के बनने की, या फिर सामाजिक विघटन की? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। हाँ जी। तो किस प्रकार की चिंता देखने को मिल रही है आपको? चिंता आधुनिक होने की है कि समाज ज्यादा आधुनिक हो गया, ऐसा नहीं है। मूल्यों को बिखरने की। आप आधुनिक कितने भी हो जाओ, लेकिन अपने जो संस्कार, अपने जो मूल्य और अपने जो कर्तव्य हैं उनको नहीं छोड़ना। तो लोग उनको छोड़ देते हैं आधुनिक बनने के चक्कर में, अपने संस्कार भूल जाते हैं, अपने मूल्य भूल जाते हैं, बड़ों छोटे की इज्जत भूल जाते हैं। ये चीज भूलना, ये गलत है ना। तो इसकी चिंता उनको होती है। आधुनिक होने को मना नहीं कर रहे हैं वो, आप नई टेक्नोलॉजी पढ़ो, नई नई किताबें पढ़ो, नए नए आविष्कार करो, आप कंपनियों में बढ़िया बढ़िया जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य खराब नहीं होने चाहिए, है ना। मूल्य बिखर जाएंगे तो चिंता की बात है। नेक्स्ट आपका, विश्रंखलित में प्रत्यय कौन सा है? लित, ता, इत, या खलित? तो बताएंगे कौन सा प्रत्यय है? तोड़ो इसको बीच में से जल्दी से। पैराग्राफ तो दिखा दो सर क्वेश्चन करने के बाद। अरे हर बार तो दिखा रहा हूँ आपको, कितनी देखोगे देखोगे, और इतनी बार पैराग्राफ देखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा आपका। यहाँ पैराग्राफ की जरूरत है नहीं, यहाँ तो आपको इसी अक्षर को ही पहचानना है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो प्रत्यय होता है आपका इत। ये प्रत्यय होते ही नहीं है, न ता, न लित, न खलित। तो विश्रृंखला प्लस इत, विश्रृंखल, विश्रृंखला और इत। इसमें भी आपका वी जो है वो उपसर्ग भी है, इसमें श्रृंखला मेन शब्द है आपका। समाज के बदतर होने की स्थिति, वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ये रेखांकित शब्द आपका, अभिमानी, बेईमानी, अत्यधिक बुरा, या दुराचारी? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? चलो बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। चलो 1200 लाइक होने वाले भाई, 3-4 लाइक बच रहे हैं। तो कमेंट को नीचे करके 1200 लाइक पूरे कर दो जल्दी फटाफट से। सर इसका ट्रिक बता दीजिएगा बनाने का।
मैं आपका इसका अलग बना दूंगा, है ना। ट्रिक मैं उपसर्ग प्रत्यय आपको अलग से पढ़ा दूंगा। सर नोट्स का ऑफर देते हैं क्या? हाँ, नोट्स का ऑफर कल कल चलेगा आपका। कल शाम को 4 बजे नोट्स का ऑफर निकलेगा, कल ले लेना। देखो, समाज के बदतर होने की स्थिति में बदतर शब्द का जो अर्थ है वो है अत्यधिक बुरा, यानी बुरे से भी बुरा। बदतर का मतलब, बद मतलब बुरा, और बदतर मतलब बुरे से भी बुरा, ज्यादा ही बुरा हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाता है तीसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? विश्व में, या विश्व से संबंधित नियम, या तत्व ज्ञान संबंधी, या निश्चित धारणा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहा है आपको? जल्दी लिखो फटाफट से अपना आंसर। जी। देखो, विश्वास का मतलब है निश्चित धारणा, क्या हो जाएगा? निश्चित धारणा, है ना।